अगर आप किसी स्टूडेंट से ये पूछो आपका टाइम टेबल क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि आप कितने घंटे पढ़ते हो तो वो कहेंगे कि सर छुट्टी के बाद हम ट्यूशन पे जाते हैं, 2 घंटे वहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद शाम को एक आधा घंटा और निकल आता है। और ये बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं और नॉन मेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आर्ट्स वालों की तो बात ही ना पूछो कि वो कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते। क्लास में जब बैठेंगे तो उनका ध्यान नहीं होता पढ़ने में और वो फ़ोकस नहीं होते। सिर्फ़ उनका वन पॉइंट मोटिव होता है कि बातें करना और टीचर को डिस्टर्ब करना। अगर 20-25 बच्चों की आर्ट्स की क्लास है तो उसमें ये 7-8 बच्चे होते हैं या 10 भी होते हैं, जिनका पढ़ने का कोई एम नहीं है, पढ़ने का कोई टारगेट नहीं है, मकसद नहीं है। शायद उन्हें कहीं न कहीं ये भी लगता होगा कि नकल मार के पास हो जाएँगे। और अफ़सोस वहाँ होता है जब साइंस के बच्चे ये कहते हैं कि वो 1 आधा घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इनमें से साइंस के स्टूडेंट्स अगर 40 हैं तो 10 स्टूडेंट्स तो फ़ोकस्ड होते हैं, उनमें 3-4 बच्चे तो टॉप लेयर में होते हैं। वो हर काम को वक़्त पे करते हैं, उनका हर काम समय पे कंप्लीट करने का, अपने होमवर्क को कंप्लीट करने का और सेल्फ स्टडी को कंप्लीट करने का अपना तरीका होता है और वो अच्छे से कर रहे होते हैं। जो बच्चे फ़ोकस्ड नहीं हैं, जो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते या तो सो जाते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं, गर्दन नीचे करके वो बेंच पे ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सोने की मुद्रा में हो और कहीं तो झपकी भी ले लेते हैं। तो चिंता का विषय ये है कि इन बच्चों को फ़ोकस कैसे किया जाए, माँ-बाप को कैसे बताया जाए। तो पीटीएम एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप बच्चों के पेरेंट्स से इंटरैक्ट कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से बच्चे जो 12वीं में पढ़ते हैं वो अपने माँ-बाप को पीटीएम में नहीं आने देते और कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूँढ लेते हैं, ना इन्फॉर्म करते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो परवाह ही नहीं करते अपने बच्चों की और पीटीएम के लिए नोटिस आया है या नहीं आया है उसकी भी वो चिंता नहीं करते। परंतु जो चिंता करते हैं अगर वो पीटीएम में आ जाते हैं तो बच्चे से पूछता हूँ पहले कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? आउटपुट को कैसे चेक करते हो कि आपकी आउटपुट सही है? तो बच्चे बताते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम ये बताया उन्होंने और कहते हैं कि 3:30 बजे ट्यूशन पे चले गए, 4:30 साढ़े 5 तक ट्यूशन में लगे। फिर हम रिलैक्स करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। पेरेंट्स सपने भी तो देखते होंगे। आप ये सोचते होंगे बच्चे मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, नीट की परीक्षा देंगे और गवर्नमेंट की सीट निकालेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों का। उसके लिए जुनून चाहिए, स्टडी आवर्स इनके इंक्रीज़ करने चाहिए आपको। पेरेंट्स इनोसेंटली कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, इनको सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ पेरेंट्स को कि आप दबाव डालिए, 1 साल है आपके पास ये प्लस 2 का, इसमें प्रेशर डालिए। प्रेशर इस तरीके से डालिए कि बच्चों को महसूस हो कि ये उनका फ़र्ज़ है, उनका काम है, ना कि पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है। तो उनको कहिए कि आप पढ़िए, पेरेंट्स अपने बच्चों को कोऑपरेट करें, उनका टाइम टेबल टीचर से पूछना है तो टीचर से पूछिए। ट्यूशन का टाइम स्टडी आवर्स में मत गिनिए। इस सेंस में कि ट्यूशन पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाते हो, स्कूल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही होती हैं। आप सेल्फ स्टडी यहाँ नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी होती है जब आप अपने रूम में या कहीं पे किसी प्लेस पे अकेले में बैठ के लिख-लिख के आप आंसर्स को देख रहे हो, जो भी आपने लर्न किया उसको लिख के देख रहे हो, गलतियाँ निकाल रहे हो, तो वो सेल्फ स्टडी होती है। और ट्यूशन से आके आप 2 घंटे शाम तक डिनर से पहले जैसे-तैसे 2 घंटे निकालिए। अगर आपसे सिर्फ़ 1 घंटा निकल रहा है डिनर तक, तो रात को 2 घंटे निकालिए और जिस दिन छुट्टी हो, उस दिन आप 6 घंटे कम से कम, 3 घंटे लंच ब्रेक से पहले और 3 घंटे शाम तक निकाल लीजिए। और इस तरीके से आपकी आउटपुट बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। काम करने की जो कैपेसिटी होती है, लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, सिटिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ते, उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मोबाइल छीन लीजिए इनका। उनको कहिए कि 3 घंटे की आउटपुट दिखाइए, फिर मोबाइल दे देंगे थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मोबाइल नहीं देना चाहिए।
अगर देना भी है तो अपनी देख रेख में उनको कहिए कि आधा घंटा बहुत होता है अगर आपको व्हाट्सएप देखनी है। उनको कहिए कि रील्स में समय नष्ट ना करें, तपस्या करिए, तपस्या करोगे तपोगे। जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो तपस्वी के बराबर लाइफ होती है। तपस्वी बनना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा इच्छाओं को, जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें से निकल के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोऑपरेट करें, उनका टाइम टेबल देखें, इंश्योर करें कि उनकी सिटिंग है, बीच में उन्हें रिलैक्स करवाइए, खाने को दीजिए, कुछ दूध या कुछ भी वो खाना चाहें, पीना चाहें, दूध पिलाइए, चाय पीना चाहे चाय चाय पिलाइए, कुछ भी वो खाते हैं उन खिलाइए, परंतु उनकी सिटिंग मत तोड़िए। उनको ऐसे कार्यों के लिए मत भेजिए जैसे खेतों में घूम के आ, या फिर वहाँ पे काम लग रहा है चाय लेके चला जा, खाना लेके चला जाए खेतों पे, बिल्कुल मत करिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है उसकी सिटिंग खराब होगी, उसका जो मूड होता है पढ़ने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मदर्स अक्सर ये कहती हैं जब बच्चा पढ़ रहा होता है कहेंगे कि बर्तन साफ कर ले, लड़कियों को कहा जाता है डस्टिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। छुट्टी के दिन करवाइए, आप आगे पीछे करवाइए, जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तब आप हेल्प ले लो उनकी, परंतु बीच में सिटिंग मत तोड़िए उनकी। जब बच्चा पढ़ रहा है आराम से वो लिख लिख के देख रहा है, अपना सारा काम बिजी है, आप उनकी कोऑपरेशन करिए उनका, और उनकी सीटिंग मत तोड़िए। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि ये उठता नहीं है, हम सुबह जगाना चाहते हैं इसे। अगर बच्चा सुबह नहीं उठता तो ना उठे, कोई बात नहीं है। स्कूल में जाने से 1 घंटा पहले वो उठे और तैयार हो जाए और स्कूल में चला जाए, और दिन में वो क्षतिपूर्ति अपनी करे, दिन में पूरा पढ़े। ये नहीं है कि सुबह उठ के वो फिर नींद में ऐसी डोज ऑफ करेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। नींद उसकी पूरी होने दीजिए, 7-8 घंटे उसे सोना चाहिए, और छुट्टी के दिन अधिक समय निकाल सकता है बच्चा, लिख लिख के करें। एक सलाह और देता हूँ स्टूडेंट्स को मैं कि एक रजिस्टर लगा लीजिए, डे वाइज उसमें रिकॉर्ड रखिए अपना। सपोज़ करो आज 15 सितंबर है तो आज आप टाइम लिखिए, उस पर डेट लिखिए। पहले इंग्लिश आप कर रहे हैं तो उसका जो भी आपने लर्न किया, लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कुछ भी राइटिंग स्किल का कुछ लिख रहे हैं, लिख के देखिए, अपनी गलतियां खुद निकालिए या किसी से चेक करवा लीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लोगे, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, डेट वही रहेगी और डेट लिख दीजिए, और कितने टाइम पढ़े, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़े, ये भी आप करिए। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, आप उनका पूरा ब्यौरा लिखिए, और अगले दिन भी इसी तरीके से सितंबर 16 लिखिए, और हर सब्जेक्ट का टाइम लिखिए कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं पढ़ा। आप ये काम 10 दिन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको सुकून मिलेगा। आपकी जैसे अंदर से कोई आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया किया मैंने और ये मुझे समझ आने लगे हैं। शुरू में दिक्कत आएगी, आपको आदत नहीं है सिटिंग की, आप अपने आप से ज़बरदस्ती करिए, अब से अपने आप को कहिए कि पढ़ना है, डिटर्मिनेशन करिए, दृढ़ निश्चय करिए कि उठना नहीं है। उठोगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आप 1.5 घंटे के बाद उठ सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, उसके बाद फिर बैठिए, तो तब जाके टारगेट अचीव होते हैं। डिफ़िकल्ट चॉइसेस मेक यूनिक पर्सनैलिटीज़। मुश्किल रास्ता चुना है तो उसके लिए मुश्किलें तो आएंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मीठा फल होता है। इस वक्त अगर आप एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ गए तो सारी उम्र आपको पछताना पड़ेगा। इस वक्त अगर तप गए, तपस्या कर ली, सेक्रीफाइस कर लिए, तो सारी उम्र आप आनंदित होंगे, एंजॉय करेंगे और मेरी इन बातों को याद रखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए किसी और दिन फिर मैं किस तरीके से उन्हें अपने आंसर लिखने चाहिए, आंसर शीट में प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आंसर शीट्स में, वो मैं फिर बताऊंगा। आज बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।